आपकी स्क्रीन पर दो दृश्य हैं, एक नया और दूसरा 5 साल पुराना। बाईं तरफ अगस्त 2021 का काबुल है, जहां हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये 3 सिख सर पर गुरु ग्रंथ साहिब रखकर खड़े हैं और ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। उनके सर पर है काबुल से लाया गया गुरु ग्रंथ साहिब। दाहिनी तरफ देखिए, अगस्त 2026 की नई दिल्ली, जगह अफगान दूतावास। मंच पर भारतीय विदेश विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी एम आनंद प्रकाश तालिबान के डिप्लोमेट मुफ्ती नूर अहमद नूर से हाथ मिला रहे हैं। भारतीय राजनयिक यहां तालिबान के विक्ट्री डे के जश्न का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। अगस्त 2021 में भारत आनन फानन काबुल का अपना दूतावास समेटकर भाग रहा था। वजह अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, जिससे तब भारत बात तक नहीं करना चाहता था। लेकिन अगस्त 2026 में उसी तालिबान के न्योते पर दिल्ली की अफगान एम्बेसी में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पहुंचे। जो तालिबान भारत के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा था, वो अचानक दिल्ली का मेहमान कैसे बन गया? यही है आज की कहानी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमसे जुड़ें। यही हमारा पता ठिकाना है। कोशिश है कि इंडियन एक्सप्रेस की सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता को, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और साहस की पत्रकारिता को हिंदुस्तानी ज़बान में वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो में हम भारत और तालिबान के बदलते रिश्तों की पूरी कहानी बताएंगे। इंडियन एक्सप्रेस के डिप्लोमेटिक एडिटर हैं शुभजीत रॉय, उनके एक्सप्लेनर की मदद से। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब काबुल फिर तालिबान के हाथ आया, 15 अगस्त 2021। दरअसल अमेरिका ने तय किया कि अब अफगानिस्तान में उसके हित सध चुके हैं, वहां रुकने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उसने अपनी सेना पूरी तरह वापस बुला ली और बिजली की रफ्तार से तब तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। उस समय के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए और उनकी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने माना था कि हालात उनके अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से बिगड़े। यह घटनाक्रम भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि पिछले 2 दशक में भारत ने अफगानिस्तान में बहुत मेहनत की थी। वहां विकास के प्रमुख साझेदारों में से हम एक थे। 2 से 3 अरब डॉलर का हमने इन्वेस्टमेंट किया था। इस पैसे से क्या हुआ? काबुल में अफगान संसद का नया भवन बना, हेरात में सलमा बांध बना जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहते हैं, और भारत के ही निवेश से बना डेलारम जरंज राजमार्ग जो अफगानिस्तान को ईरान से जोड़ता है। सड़कें, बांध, स्कूल, अस्पताल, यानी भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में निवेश किया था, अफगान जनता के दिल में जगह बनाई थी, और अब वो सब कुछ तालिबान के हाथ में जाता दिख रहा है। तो भारत के सामने सवाल था ये 2021 में कि क्या अपनी मेहनत को मिट्टी में मिलता देखें या फिर नए हुक्मरानों से हाथ मिलाएं। भारत ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन बड़ी एहतियात से और फूंक फूंक कर। पहला कदम दिसंबर 2021 में उठाया गया। भारत ने अफगानिस्तान को दवाओं की एक खेप भेजी। संदेश साफ था, भारत ने तालिबान हुकूमत और अफगान अवाम को अलग अलग तराजू में तौला। फिर जून 2022 में भारत ने काबुल में एक छोटी सी तकनीकी टीम भेजकर दरवाजे में पैर टिका दिया, पर असली बात बनी बीते 1 साल में। जानते हैं कि इस अवधि में क्या खास हुआ? अक्टूबर 2025 तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी खुद दिल्ली आए और भारत ने अपनी काबुल वाली तकनीकी टीम को पूरा दूतावास बना दिया। इसके बाद तो जैसे मेहमानों का तांता लग गया। तालिबान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जुलाई 2026 में कृषि मंत्री अताउल्ला उमरी तक सब दिल्ली आए। उमरी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक ही है। और फिर आया जनवरी 2026। तालिबान के भेजे एक राजनयिक मुफ्ती नूर अहमद नूर दिल्ली की एम्बेसी की कमान संभालने आ गए। अब दिल्ली में अफगान दूतावास और मुंबई, हैदराबाद में वाणिज्यिक दूतावास, सभी जगह तालिबान के राजनयिक तैनात हैं। अब सवाल उठता है कि तालिबान के साथ भारत ने यू टर्न क्यों लिया? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, पाकिस्तान, कभी तालिबान का सबसे बड़ा आका रहा ये मुल्क, आज उसका जानी दुश्मन बन चुका है। अक्टूबर 2025 से दोनों के बीच सरहद पर झड़पें शुरू हुई। मामला यहां तक बिगड़ा कि फरवरी 2026 आते आते ये खुली जंग में बदल गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च किया और अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे खुली जंग कहा। दो पुराने दोस्त अब सरहद पर एक दूसरे का खून बहा रहे थे और कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, तो भारत के लिए यही एक सुनहरा मौका बनकर आया। दूसरी वजह, चीन। अमेरिका के जाते ही जो खालीपन आया उसे भरने चीन कूद पड़ा। उसकी नजर है अफगानिस्तान की जमीन में दबे संसाधनों पर, जैसे तांबा और लिथियम। भारत नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में चीन इस तरह से पैर पसारे। तीसरी वजह, रूस। वो अकेला मुल्क जिसने तालिबान की सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। भारत चीन पर नजर रखने के लिए रूस के साथ मिलकर इस मोर्चे पर काम कर रहा है। अब आती है इस कहानी की सबसे दिलचस्प परत, पैसा। देखिए, दो देशों की दोस्ती अक्सर कारोबार की डोर से बंधी होती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज भी करीब $1 अरब का सालाना कारोबार होता है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है। दोनों के बीच में है पाकिस्तान, जो अपनी जमीन से भारत का सामान नहीं जाने देता। तो भारत ने इससे पार पाने के लिए क्या किया? उसने पाकिस्तान को रास्ते से हटाने का एक तोड़ निकाला जिसका नाम है चाबहार। ये ईरान में बन रहा एक बंदरगाह है जिसे विकसित करने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। इस बंदरगाह के जरिए भारत का सामान समंदर के रास्ते ईरान पहुंचता है और फिर सीधा अफगानिस्तान, बिना पाकिस्तान को छुए। हालांकि चाबहार के स्टेटस पर अभी सवालिया निशान है और वजह है अमेरिका। उसने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन चाबहार में भारतीय हितों के मद्देनजर अमेरिका ने शर्तों के साथ प्रतिबंध में छूट भी दी थी। अफगानिस्तान में मानवीय और आर्थिक सपोर्ट के लिए सैंक्शन में दी गई ये छूट सितंबर 2025 में खत्म हुई। फिर अक्टूबर में अमेरिका ने फिर से 6 महीने की नई छूट दी, जो अप्रैल 2026 में खत्म हो गई। जुलाई 2026 के आखिर में विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि इस पर सभी संबंधित पक्षों से बात की जा रही है। हालांकि चाबहार प्रोजेक्ट पर हमेशा अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटकती रही है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की भारतीय प्लानिंग में सिर्फ चाबहार नहीं है। मेज पर एक और बड़ी योजना है जिसको कहते हैं तापी, TAPI, यानी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान की गैस को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान और भारत तक पहुंचाएगी। यानी अफगानिस्तान एक पुल है और भारत पुल के इस पार खड़ा है। यहां तक कहानी सीधी लगती है। पुराना निवेश, पाकिस्तान से दुश्मनी, चीन का डर और कारोबार का लालच, इन सब ने भारत को तालिबान के करीब ला दिया। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। तालिबान के इस जश्न में इस पूरी कहानी में एक आवाज सिरे से गायब है, अफगानिस्तान की औरतों की आवाज। अफगानिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा से आगे के दरवाजे बंद कर दिए गए। पिछले 5 साल में 12 साल से बड़ी लाखों लड़कियां बस इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो लड़की हैं। 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई खत्म। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अनुमानित 24 लाख लड़कियां सेकेंडरी एजुकेशन से वंचित रखी गई हैं। पाबंदियां और भी हैं। किसी पुरुष के बिना अकेले सफर करने पर पाबंदी, पति और पत्नी की कानूनी बराबरी को खत्म कर देना। मई 2026 में एक और फरमान आया जिसमें तलाक को एक तरफा हक दिया गया, इसका पुरुषों को। तालिबान की जारी किए डिक्री नंबर 18 में तो बाल विवाह रोकने के लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं छोड़ा गया। अगर लड़की प्यूबर्टी पर पहुंची तो उसकी खामोशी शादी की सहमति मान ली जाएगी। UN ने कहा कि यह फरमान बाल विवाह को कानूनी जामा पहनाता है। अब जरा उस जश्न को याद करिए जो 17 अगस्त 2026 को दिल्ली में हुआ। अफगानिस्तान दूतावास में करीब 200 लोगों की भीड़, जिसमें गिनी चुनी महिलाएं भी थी। तालिबान के राजनयिक ने अपने 21 मिनट के भाषण में स्थिरता की बात की, कारोबार की तरक्की की बात की, लेकिन महिलाओं के हक पर एक लफ्ज नहीं कहा। और भारत, यही भारत था जिसने दिसंबर 2022 में महिलाओं पर लगाए गए यूनिवर्सिटी बैन पर खुलकर चिंता जताई थी। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर एक खामोशी दिखा रहे हैं। ये शायद वो चुप्पी है जो कई बार कूटनीति की मजबूरी में ओढ़ ली जाती है। ये कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? एक ऐसे मोड़ पर जहां भारत तालिबान के साथ है पर पूरी तरह नहीं। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। उसकी अपनी शर्तें हैं। मसलन अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में इस्तेमाल ना हो। और भारत के लिए यहाँ एक राहत की खबर भी है। UN की ताज़ा रिपोर्ट में लश्कर और जैश जैसे भारत विरोधी गुटों का जिक्र नहीं है। हालांकि अलकायदा और ISIS खुरासान का खतरा अब भी बरकरार है। और इसी अधूरेपन की एक आखिरी निशानी बची है, पुराने अफगानिस्तान का झंडा। जब तक भारत तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं देता, तब तक दिल्ली की अफगान एम्बेसी में पुराने अफगानिस्तान गणराज्य का झंडा लहराता रहेगा। वो झंडा ऐसे मुल्क का है, या कहें अफगानिस्तान के ऐसे संस्करण का है जो अब रहा ही नहीं। पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का अफगानिस्तान ध्वस्त हो चुका है, लेकिन दिल्ली के अफगान दूतावास में झंडे के तौर पर उसकी निशानी
अब भी लहरा रही है। ये थी भारत और तालिबान की 5 साल की दास्तान, कूटनीतिक, कारोबार और मजबूरियों के बीच झूलती एक कहानी, जिसमें फायदे भी हैं और कई अनकहे सवाल भी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं और याद रखें, कट्टरपंथ इसी दरवाजे पर लाकर छोड़ता है जहां पर हर कमजोर पर पाबंदी लगाई जाती है, जहां औरतों को, पिछड़ों को पर्याप्त हक नहीं दिए जाते हैं। इसलिए अपने इर्द गिर्द के हर किस्म के कट्टरपंथ के प्रति सतर्क रहें। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।